डैरी का सबसे बड़ा नरसंहार किसी राक्षस ने नहीं, इंसानों ने शुरू किया था। और इस सब के पीछे जोकर नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश थी। इस एपिसोड में ना सिर्फ उस दुष्ट आत्मा के जोकर जैसा रूप लेने की वजह सामने आती है, बल्कि पर्दे के पीछे छिपी सेना की आखिरी साजिश का भी पूरी तरह खुलासा हो जाता है। असल में उनका मकसद कभी जोकर को काबू में करना था ही नहीं, बल्कि वो इससे भी कहीं ज्यादा डरावने प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी कहानी का अब तक का सबसे क्रूर और बेरहम कत्लेआम का सिलसिला इसी एपिसोड में सही मायनों में शुरू होने वाला है। हे गाइस, स्वागत है आपका वेलकम टू डैरी के एपिसोड 7 में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी हमें ले चलती है साल 1908 में। उस समय पेनीवाइज सिर्फ एक सर्कस का जोकर था। उसका शो इतना शानदार होता था कि बच्चे उसके दीवाने हो जाते थे। लोग बड़ी संख्या में उसे देखने के लिए इकट्ठा होते, लेकिन उसे जरा सा भी एहसास नहीं था कि अंधेरे में कई आंखें उसे लगातार घूर रही हैं, जैसे किसी भयानक साजिश की योजना बना रही हो। रात तेजी से पूरे इलाके पर छा जाती है। पेनीवाइज दिन भर के बाद मिले उन गिने चुने पलों का मजा ले रहा होता है। तभी जंगल की परछाई से एक अजीब चेहरे वाला छोटा लड़का धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। शुरू में पेनीवाइज उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन उस लड़के की नजर बिल्कुल कील की तरह पेनीवाइज पर टिकी रहती है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक जंगल के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। लड़का बताता है कि उसकी माँ जंगल में खो गई है और वो चाहता है कि पेनीवाइज उसकी मदद करे। दूसरों की मदद करने के इरादे से पेनीवाइज बिना सोचे मान जाता है। उसे लगता है आखिर एक बच्चा ही तो है, इससे क्या खतरा हो सकता है। लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि ये कदम उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा है जहाँ से लौटना नामुमकिन है। बाद में लोगों को उसी जंगल में पेनीवाइज का रुमाल मिलता है जो पूरी तरह खून से सना होता है। सर्कस वाले मान लेते हैं कि उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा और मामला वहीं पर खत्म कर देते हैं। लेकिन पेनीवाइज की लड़की डैशी को पूरा यकीन होता है कि सच्चाई कुछ और है। इतने साल बीत जाने के बाद भी वो डैरी शहर में रहती है। उसका बस एक ही मकसद होता है, अपने पिता को ढूंढना। असल में जंगल से आया वो लड़का कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि उसी दुष्ट आत्मा का रूप था। उसने पेनीवाइज को इसलिए चुना क्योंकि जोकर का भेष बच्चों को आसानी से अपनी तरफ खींच लेता है। अब कहानी पहुंचती है साल 1962 में, ठीक वहीं पर जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शेरिफ अपनी पूरी टीम के साथ हैंक के छिपने की जगह को चारों ओर से घेर लेता है। वो जोर से दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन डिक और उसके साथी हार मानने को तैयार नहीं होते। दोनों ग्रुप आमने सामने हो जाते हैं और माहौल इतना खतरनाक हो जाता है, लगता है जरा सी चिंगारी भी विस्फोट करा देगी। इसी नाजुक पल में हैंक खुद बाहर आ जाता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंचे, लेकिन इस वक्त उसका सामने आना भी बेकार साबित होता है। दोनों पक्ष फिर से आमने सामने खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे पर गन तान लेते हैं। काफी सोच विचार के बाद शेरिफ बेकार की भिड़ंत से पीछे हटने का फैसला करता है और अपने आदमियों को घर से बाहर निकलने को कहता है। लेकिन क्या ये गोरे इतनी आसानी से मान जाने वाले थे? जवाब साफ था, नहीं। बहुत जल्दी सैनिकों को कुछ अजीब महसूस होता है। घर का दरवाजा बाहर से लोहे की जंजीरों से कसकर बंद कर दिया जाता है। अगले पल घर की सारी लाइटें बुझा दी जाती हैं। लोग खिड़की से बाहर झांकते हैं और जो नज़ारा वो देखते हैं वो उन्हें हैरान कर देता है। गोरे लोग घर के अंदर आग लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब तक अंदर मौजूद लोग भागने का सोचते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। पेट्रोल से भरी बोतलें एक एक करके घर के अंदर फेंकी जाती हैं और पूरा घर पल भर में आग का समंदर बन जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग खिड़की से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही पल बाहर खड़े गोरे लोग उन्हें गोलियों से भून देते हैं। मरने वालों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि डर महामारी की तरफ फैल जाता है और आग और भी ज्यादा भयानक रूप ले लेती है और सब कुछ निगलने लगती है। इसी बेबसी के पल में डिक को फिर से एक भ्रम दिखाई देता है। वो अपने मर चुके साथी को देखता है। उसके इशारे पर डिक को एक फर्श का ढीला हिस्सा नजर आता है। डिक बिना एक पल गवाए पूरी ताकत से फर्श को तोड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो भागने की तैयारी करता है, उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा आ जाता है। वही कबीले का पुराना मुखिया। डिक हैरानी के मारे कुछ बोल नहीं पाता। उसे समझ नहीं आता कि वो वहाँ कैसे पहुंचा। असल में वहाँ सिर्फ मुखिया ही नहीं, थोड़ी दूरी पर उसे वही बेरहम जोकर भी दिखाई देता है जिसे वो बहुत समय से ढूंढ रहे थे। वो अपने अजीब लेकिन शालीन छोटे कदमों से एक औरत के सामने पहुंचता है और उसे कहता है, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे पता है क्या करना है। जैसी वो औरत उसका हाथ पकड़ती है, जोकर अचानक उस पर अपने दांत गड़ा देता है और उसे पूरी तरह खा जाता है। एक खौफनाक दृश्य रोनी देख लेती है। वो डर के मारे जान बचाकर भागती है और ठीक उसी समय मदद करने आए डिक से टकरा जाती है। डिक उसे लेकर भागने वाला होता है कि जोकर के पीछे बहुत सारी आत्माएं इकट्ठी हो जाती हैं और कान फाड़ देने वाली चीखें निकालती हैं।
मानो इंसानों को जिंदा ही नोच डालेंगी। लेकिन मुखिया की मदद से डिक वहां से बचकर निकल जाता है और बिल तक पहुंचता है। वो हैंक से कहता है कि बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाओ, लेकिन जैसे ही वो नाना और रिची को बचाने के लिए मुड़ता है, घर की छत अचानक ढह जाती है और दोनों उसके नीचे दब जाते हैं। मगर रिची जिंदा रहने की उम्मीद नहीं छोड़ता। उसे छिपने के लिए एक बक्सा मिलता है, लेकिन उस बक्से में सिर्फ एक इंसान की जगह होती है। रिची जिंदगी का मौका नाना को दे देता है और खुद बाहर रहने का फैसला करता है। घर से बाहर खड़े गोरे लोगों को अंदर क्या हुआ इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं होता। उन्हें लगता है कि काम पूरा हो चुका है और वो गाड़ियों में बैठकर निकलने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी इतना खुशनसीब नहीं होता। उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। बाकी सब जा चुके होते हैं, इसलिए वो खुद गाड़ी को ठीक करने लगता है। तभी जंगल से काली परछाई गुजरती है। वो डैशी होती है, जिसने कि जोकर का रूप बना रखा होता है। और जो आदमी गाड़ी ठीक कर रहा होता है वो डैशी का पति होता है, जिसे वो जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। डैशी मौका देखकर उस पर हमला करने वाली होती है कि अचानक असली जोकर सामने आ जाता है और उसके पति को 2 टुकड़ों में काट देता है। इसके बाद वो डैशी के सामने ही उसके पति का सर खाने लगता है। जोकर के चबाने की आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती है। इसके बाद डैशी जोकर को सच्चाई बताती है। ये सब उसी का प्लान था। उसे पूरा भरोसा था कि जैसे गोरे लोगों को पता चलेगा कि हैंक यहाँ पर छिपा हुआ है, वो उसे पकड़ने जरूर आएंगे और जैसे ही उनका टकराव होगा बहुत ज़्यादा दर्द और डर पैदा होगा। डैशी को पूरा यकीन था कि इससे उसके पिता ज़रूर सामने आएंगे और सच में ऐसा ही होता है। जोकर वाकई आ जाता है, लेकिन डैशी एक सबसे ज़रूरी बात भूल जाती है। क्या उसके सामने खड़ा बेरहम राक्षस सच में उसके पिता ही हैं? उसकी ठंडी और बेरहम आंखों को देखते हुए डैशी के मन में यादों का सैलाब आ जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। डैशी जोकर से पूछती है कि तुम कौन हो? जोकर जवाब देता है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। डैशी मना कर देती है। ये जोकर उसका पिता बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सच्चाई उसे बहुत देर से समझ आती है। इस खूनी कत्लेआम ने जोकर को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया था। कुछ ही समय बाद वो फिर से 27 साल की लंबी नींद में चला जाने वाला था, मगर उससे पहले वो अपना असली चेहरा दिखाता है। तभी अजीब मौत की रोशनी चमकती है और डैशी का शरीर हवा में तैरने लगता है। इस तरफ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है और बक्से के अंदर से नाना को निकालती है। वही ज़्यादा धुएं के कारण दम घुटने की वजह से रिची की मौत हो जाती है। टीम के सदस्य दोबारा जांच करते हैं। इस कत्लेआम में कुल 28 लोगों की जान चली जाती है। जो लोग बच जाते हैं वो अपने अपनों की लाशों को पकड़कर बेलकने लगते हैं। कुछ लोग तो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाते हैं। इसी शोक के माहौल में रेस्क्यू टीम स्ट्रेचर पर डैशी को बाहर ले जाती है। उसकी अजीब निगाहों से साफ पता चलता है कि वो बेहोश नहीं है। ये औरत आगे चलकर भी ज़्यादा खतरनाक कदम उठा सकती है। कुछ ही देर बाद हेलनग और शार्लेट वहाँ पर पहुँचते हैं। अपने बेटे को सुरक्षित देखकर दोनों की जान में जान आती है। उनकी ठीक से बात भी नहीं होती कि हेलनग को कमांडर बुला लेता है। इसके बाद हेलनग डिक से बात करता है। डिक उसे बताता है कि पहले वो जोकर की मौजूदगी को हल्का हल्का महसूस कर पाता था, लेकिन अब वो एहसास पूरी तरह गायब हो चुका है। तभी उसे हेलनग के पीछे कबीले का मुखिया दिखाई देता है। डिक को पता चलता है कि अगर वो मुखिया के कदमों का पीछा करे तो उसे उल्कापिंड का टुकड़ा मिल सकता है। लेकिन जब हेलनग पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उसके पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर शार्लेट हैंक तक पहुंचती है। वो हैंक को बचाने के लिए उसके कपड़े किसी और की बॉडी को पहना देती है ताकि हैंक के मरने का भ्रम पैदा किया जा सके। पुलिस जांच से नतीजा निकलता है कि हैंक आग में जलकर मारा गया। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि हैंक को शहर से बाहर सुरक्षित कैसे निकाला जाए। तभी शार्लेट को यूडी की याद आती है। शायद वही मदद कर सकती थी। उस समय यूडी कबीले के लोगों के साथ मीटिंग कर रही होती है। हालांकि शहर ने अभी भी एक भयानक हादसा झेला था, लेकिन उनके लिए यह भी किसी हद तक अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि हर कत्लेआम के बाद जोकर 27 साल के लिए सो जाता है और शहर को शांति मिलती है। क्या इस बार भी कुछ वैसा ही होगा? आगे जो होने वाला था वो उनकी सारी योजनाओं को पूरी तरह तहस नहस करने वाला था। इधर रोनी लिली से मिलती है और रिची की मौत की खबर देती है। सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। रोनी अपनी गलती मान लेती है। वो समझ जाती है कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जोकर आखिरकार उन्हें छोड़ने नहीं वाला। टीम पहले जैसी नहीं रह जाती। वो अपने सीक्रेट प्लेस से चुपचाप रिची का सामान समेटने लगते हैं। रिची भले ही मर चुका हो, लेकिन इस हादसे ने टीम के रिश्तों को और भी मजबूत कर दिया था। उसी दौरान सेना को खुदाई में एक बड़ी सफलता मिलती है। मुखिया के बताए रास्ते पर चलकर डिक जमीन के नीचे से कुछ निकाल लेता है। खोलने पर पता चलता है कि ये वही लंबे समय से दबा हुआ उल्का का टुकड़ा होता है। लेकिन हेलनग को यह समझ नहीं आता कि कमांडर उसे इतनी दूर सेना के कैंप पर क्यों ले जाना चाहते हैं। कैंप तो शहर की दिशा से बिल्कुल उलट था, लेकिन कमांडर का कहना होता है कि जोकर सो चुका है और अब कोई खतरा नहीं है। आखिरकार वो उल्का का टुकड़ा कैंप पर पहुंचा दिया जाता है।
ये सब कुछ डैनियल छुपकर देख लेता है। वो समझ जाता है कि अब एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। सेना को इसकी कोई परवाह नहीं होती। उनका मकसद टुकड़े का अध्ययन करना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह नष्ट करना होता है। जैसे वो टुकड़े को भट्टी में डालते हैं, हेनलंग अचानक वहां पर पहुंच जाता है। वो समझ नहीं पाता कि सेना ऐसा क्यों कर रही है। क्या ये जोकर को आज़ाद करने में मदद कर रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो पूरा डेरी शहर तबाही की कगार पर पहुंच जाएगा। हेनलंग के सवालों पर फ्रैंक गुस्सा नहीं करता। वो शांति से सेना की असली साजिश बता देता है। पिछले कुछ सालों से देश लगातार अस्थिर रहता है और राष्ट्र टूटने के खतरे से जूझ रहा है। इसे रोकने का एक ही तरीका है, लोगों के दिल में बेहद गहरा डर पैदा करना। फ्रैंक का मानना होता है कि जोकर द्वारा फैलाया गया आतंक समाज को दोबारा काबू में ला सकता है और शांति बहाल कर सकता है। इसलिए उनका मकसद कभी जोकर को रोकना था ही नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह आज़ाद करना था। इतना कहकर फ्रैंक आदेश देता है और टुकड़े को भट्टी में धकेल दिया जाता है। जैसे टुकड़ा पिघलता है, शहर का सुरक्षा घेरा ढीला पड़ने लगता है। सीवर पाइप की गहराई में सोया हुआ जोकर फिर से जाग उठता है। एक और बड़ा और भयानक खतरा चुपचाप उनके करीब आने लगता है। जोकर का पहला निशाना बनता है घर में नजरबंद विल। उसे रोनी का फोन आता है, लेकिन बात करते करते दूसरी तरफ की आवाज अचानक जोकर की आवाज में बदल जाती है। विल डर के मारे पीछे हटने लगता है। अगले ही पल वो अजीब मौत की रोशनी फिर से फैल जाती है और सब कुछ ढक लेती है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में जोकर की जोरदार वापसी होने वाली है और इसी के साथ ही डेरी के सारे राजों का खुलासा होने वाला है। क्या सेना की साजिश दुनिया के सामने आ पाएगी? क्या जोकर को फिर से कैद किया जा सकेगा? और क्या विल इस तबाही से बच पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा। उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।